गुड मॉर्निंग। मैं एडवोकेट रजनीश तिवारी और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कल की जो हमारी क्लास थी वो बेसिक फंडामेंटल से रिगार्डिंग थी और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपने +1 में भी बनाया है। जब आप सोल प्रोप्राइटर का आपने अकाउंट मेंटेन किया तो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी आपने लेस किया। क्रेडिट साइड में सेल और इनकम दिखाई आपने और डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और परचेज को शो किया। ठीक है, और सेम उसी प्रकार से अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम वो बिजनेस की जो एक्टिविटी होती है, क्या होती है, बिजनेस की जो एक्टिविटी होती है उससे रिलेटेड ही रहेगा। ठीक है, यानी इसके नेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे पहले बनाते थे वैसे ही सेम पार्टनरशिप फर्म में भी बनाएंगे। ठीक है, इसको मैं आगे डिस्कशन भी करूंगा। दूसरा पॉइंट यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज कि सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है और ये बनाया क्यों जाता है और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं इसका परफॉर्मा बना देता हूं, आपके जो पार्टनरशिप फर्म में परफॉर्मा दे रखा है, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि ये बनाया कैसे जाता है और क्यों बनाया जाता है। देखिए, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ध्यान से देखना। ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। मैं बात करूं इस परफॉर्मे की तो यहां पर ये आपको नेट प्रॉफिट जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, जो कि कहां से आता है ये नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट जो बिजनेस की एक्टिविटी से जो आएगा वो यहां पर लिखा जाता है। ठीक है, डेबिट साइड में क्या आएगा सर, डेबिट साइड में टू पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। बाद में बताऊंगा कैसे क्या है, इसको मैं एक बार ये जो परफॉर्मा बना रखा है उसको मैं लिख रहा हूं। टू पार्टनर्स सैलरी, जो भी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी। टू पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर को जो भी कमीशन दिया जाएगा। टू पार्टनर्स बोनस, यानी आपने देखा इसका जो नेचर है वो लगभग केवल पार्टनर से रिलेटेड है। टू पार्टनर्स यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और टू में एक लिखा पाएगा आपको यहां पर रिजर्व। रिजर्व आप +1 में पढ़ चुके हैं, रिजर्व होता क्या है ये आपने +1 में देखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जब प्रॉफिट आता है और पार्टनर उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इन फ्यूचर के लिए किसी भी पर्पज से रोक लेते हैं तो उसे हम रिजर्व कहते हैं। वो किसी भी पर्पज से बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए अमित और अमन 2 पार्टनर हैं, उनको 2 लाख रुपए पूरे साल में प्रॉफिट हुआ और वो 2 लाख में से 1 लाख को तो रिजर्व कर लेते हैं इन फ्यूचर के लिए और 1 लाख जो है वो आपस में बांट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो जो रिजर्व किया है इन फ्यूचर के लिए किसी भी पर्पज से उसे हम रिजर्व कहते हैं। +1 में आपने इसको पढ़ा भी है। और यहां पर आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उनको क्रेडिट कर देंगे और इस प्रकार से, और यहां पर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर मैं इन आइटम की बात करूं जो आपके बुक्स में परफॉर्मे में गिवन है तो वो यही है। ठीक है, इसको एक एक करके समझते हैं। पहले देखिए कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाएगा। पॉइंट क्लियर? साथ में नहीं बनाया जाएगा, वो मैं बताऊंगा
कि वास्तव में P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक साथ क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। और P&L एप्रोप्रिएशन में क्या है कि जो नेट प्रॉफिट आया है बिजनेस एक्टिविटी से, उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर जो है वो आपस में बांटेंगे। आपस में दो तरीके से बांटा गया है। किस तरीके से बांटा गया है वो ध्यान से देखो कि यहां पर तो पार्टनर से रिलेटेड, ये देखिए इतना, ये हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा, ये केवल क्या है, पार्टनर से रिलेटेड चीजें हैं। यानी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से सैलरी भी ले सकता है, पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से कमीशन भी ले सकता है, बोनस भी ले सकता है, कैपिटल भी ले सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये तो है पार्टनर से रिलेटेड, और जो ये बचेगा इसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो। क्या कहेंगे, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो में ये बांट लेंगे। यानी अगर बाई चांस मान लीजिए 5 लाख है, कितना गिवन है प्रॉफिट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट है। कहां से आया, ये जो बिजनेस एक्टिविटी है जो आपने +1 में किया था कि हम एक सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसमें क्या आ जाएगा, जो भी बिजनेस की सेल परचेज है, एक्सपेंसेज है, और यहां पर आएगा टू नेट प्रॉफिट, और वही नेट प्रॉफिट आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना है। अब ये नेट प्रॉफिट देखा जाए, मैं अगर प्रैक्टिकल की बात करूं, नेट प्रॉफिट अगर 5 लाख आ जाता है तो हम नॉर्मल वे में, जो हम नॉर्मल वे में कहते हैं सर 5 लाख को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लो। कैसे भाई, ये 5 लाख रुपए हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मान लो 50-50 है, तो सर करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांटो। 2,50,000 ये बांट लेगा, 2,50,000 ये बांट लेगा। तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? ठीक है, तो मैं ये आपको बताऊंगा इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कैसे बनाया जाता है। कि नेट प्रॉफिट यहां आएगा, उस नेट प्रॉफिट में से ये पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बांटेंगे, उससे पहले इन्होंने जो अपना रेम्यूनरेशन डिसाइड किया है, यानी कौन व्यक्ति, कौन सा पार्टनर कितनी सैलरी लेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगी, पहले प्रॉफिट में से वो डिवाइड होगा। उसके बाद अगर कुछ बैलेंस बचा फिर वो बैलेंस प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो में बटेगा। पॉइंट क्लियर? कैसे, ध्यान से देखना। मान लीजिए 5 लाख रुपए हैं और ये 3 लाख रुपए आपके पार्टनर का रेम्यूनरेशन आ गया। यानी ये पार्टनरशिप डीड जब बनाई गई थी उस डीड में ये चीजें लिखी गई थी कि हम पहले प्रॉफिट में से ये चीजें लेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से हम ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांटेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 5 लाख में से मैं बात करूं 3 लाख की, तो आपके पास 2 लाख रुपए बैलेंस बचा, और उस 2 लाख को, इसको एक बार हटा देते हैं, 1-1 लाख रुपए करके आपस में बांटेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये, अगर मैं आपकी बुक की बात करूं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रखा है। क्रेडिट साइड में इनकम, क्योंकि आपने +1 में पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग कैपिटल को विड्रॉ करना, निकालना होता है, और उस पे जो ब्याज देता है पार्टनर उसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं, और वो फर्म के लिए क्या होती है, इनकम होती है, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि बुक में ये बातें लिख रखी है। अब यहां पर जो डिफरेंस आता है, यहां पर डिफरेंस आता है रटने का और समझने का। जो स्टूडेंट इसको रट लेते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, यही मदे हैं, इससे ज्यादा आइटम नहीं है, तो इनको रट लेते हैं डेबिट और क्रेडिट। लेकिन जैसे जैसे इसका लेवल आगे बढ़ता जाएगा, अभी आप +2 में हैं, फर्स्ट ईयर में, फिर कोई बच्चा CA भी करेगा, फिर उसमें और लेवल बढ़ेगा, तो वहां पर जो डिफरेंस आएगा ना, वो रटने और समझने का फर्क नजर आ जाएगा। मैं काफी बार कहता हूं बच्चों को कि अकाउंट यानी कॉमर्स और मेडिकल, ये दोनों प्रैक्टिकल बेस है। अगर थ्योरेटिकल बेस पे करोगे ना, तो मेडिकल वाला बच्चा जिंदगी में सर्जरी कर पाएगा। जैसे मुन्ना भाई MBBS देखी आपने फिल्म, मुन्ना भाई MBBS में क्या था कि वो एग्जाम में तो पास हो गया, एग्जाम में नंबर कर गया, टॉप कर गया, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में सर्जरी करने गया और वो डॉक्टर बनके किसी हॉस्पिटल में गया और हॉस्पिटल में कोई मरीज आया, उसकी सर्जरी करनी थी, क्या वो सर्जरी कर पाया? नहीं कर पाया, क्योंकि स्टडी
आप पढ़ के तो पास हो जाओगे, लेकिन अगर कोई चीज़ प्रैक्टिकली बेस पे डिपेंड है तो जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक आप कामयाब नहीं होगे। आगे इन फ्यूचर में दिक्कत आएगी ही आएगी। अकाउंट भी सेम वही है, क्योंकि अकाउंट आपको +1 में सिखाया गया इंडिविजुअल के, +2 में पार्टनरशिप फ्रॉम कंपनी, इसके अलावा आगे टैक्सेशन। और जब आप जॉब करने जाएंगे, चाहे वो आप सीए बन के जॉब करें, चाहे एमबीए करके जॉब करें, आपको प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली में दिक्कत क्या आएगी कि आपने चीज़ें रट के की थी, ना कि प्रैक्टिकली समझ के की थी। देखिए हमारे इंस्टीट्यूट की खासियत यही है, मैं ये बात बता देता हूँ कि हम जब, अभी तो कोरोना है, हम ऑनलाइन क्लास बना रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा फेस टू फेस में ही ज़्यादा विश्वास करता हूँ। और आप मान के चलिए कि हमारे यहाँ पर जो बच्चा अकाउंट की कोचिंग लेने आता है तो मैं उसको प्रैक्टिकली बिल्ड शो करता हूँ, और प्रैक्टिकली जैसे कोई सॉफ्टवेयर में वर्क मैं फ्री विदाउट एनी कॉस्ट, क्योंकि बच्चा जब मुझसे 8 से 10 महीने कोचिंग लेता है ना, उस कोचिंग के दौरान 4 से 5 महीने मेरा सिलेबस कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली कंसेप्ट में मैं जोड़ देता हूँ, तो बच्चे के प्रैक्टिकली कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो हम साथ साथ में प्रैक्टिकल को भी लेके चलते हैं, ठीक है, और आप भी वही करेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा प्रैक्टिकली मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, कि पहला पॉइंट ये आता है, सर 5 लाख रुपए प्रॉफिट आया, इस 5 लाख रुपए प्रॉफिट को सीधा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्यों नहीं बांटा? पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि सर कि जो ये P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, हम क्या देख रहे हैं कि प्रॉफिट, जैसे कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, मैं यहां पर बना के शो कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना। मैंने कहा ना प्रैक्टिकल थोड़ा समझना जरूरी है, काफी बच्चे रट लेते हैं, कोई बेनिफिट नहीं होगा। यहां से देखिए, ये दिख रहा है ना आप सभी को, ये देखना एक बार इसको प्रैक्टिकली। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट? यस सर, मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हमने बना के देखा। क्या लिखते हो? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यही लिखते हो ना आप लोग। और यहां पर क्या आता है सर? 2 GP आता है। ध्यान से देखना, बाय सेल और बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग ये। और यहां पर हम लिखते हैं बाय ग्रोस प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। आपने सुना भी होगा, हमारा एक नॉमिनल रूल्स होता है, गोल्डन रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो इनकम क्रेडिट होती है, हमने क्रेडिट में लिखा, ओके। फिर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप ये बताइए कि जो नेट प्रॉफिट आया वो हमने क्रेडिट में लिख दिया। नेट प्रॉफिट क्रेडिट में लिखने के बाद हमने जो पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना था, रिजर्व था, या पार्टनर्स कैपिटल में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, वो हमने फिर इधर लिख दिया। तो ये सारी चीजें तो डिट्टो कॉपी जब डेबिट में लिखनी है तो P&L अकाउंट में क्यों नहीं लिख सकते? ये मेन पॉइंट है। देखो मैं फिर बता रहा हूं, ये चीजें आपको इसलिए करवाई जा रही हैं ताकि जब आप इन फ्यूचर में जाएंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, तो वहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और अगर आप स्टार्टिंग में ही इसको कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन कहीं से आ जाए, कंसेप्ट क्लियर है, आप मार ही नहीं खाओगे, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया कि जो ये प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट कहां से आया? सर बिजनेस एक्टिविटी में, जो हमारा डेली एक्टिविटी बिजनेस बनाते हैं उससे आया। फिर नेट प्रॉफिट को हमने क्रेडिट में लिख दिया, और पार्टनर रेम्यूनरेशन को डेबिट में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को भी डेबिट में लिख दिया। तो ये सारी चीजें हम तो यहां पर भी लिख सकते थे जब डेबिट में खर्चे लिखने हैं। ये वाई रीजन क्या है कि P&L अकाउंट अलग बनाया जाता है और P&L एप्रोप्रिएशन अलग बनाया जाता है, वो सुनिए। पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब कोई 2 पार्टनर, मान लीजिए मैं पार्टनर, यहां पर आपको शो हो रहा है, दिख रहा है यहां पर, इस चीज को लेके सुनिए। मान लीजिए ये अमित है और ये संदीप है, ये 2 पार्टनर हैं। ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं। जब वो पार्टनरशिप करना चाहेंगे प्रैक्टिकली, तो पूछें भाई तू कितनी पूंजी मिलाएगा, मैं कितनी पूंजी मिलाऊं। तो हो सकता है उसमें अमित कहे भाई देख मेरे पास पैसा कम है, मैं 2 लाख मिला सकता हूं, और ये कहता है कि मैं 8 लाख रुपए मिला सकता हूं। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए टोटल, आप ये देखिए यहां पर, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए टोटल कितना चाहिए? 10 लाख रुपए। 10 लाख में संदीप ने मिलाए 8 लाख रुपए,
और इसलिए मिलाए 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख और 8 लाख। अब संदीप ये बोला कि सर देखो मैं 8 लाख मिला रहा हूं तो मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो इन्होंने आपस में डिसाइड किया चलो एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम रख लेते हैं, अब ब्याज ले लेना, या तो जितनी एक्स्ट्रा आपने पैसा लगाया, भाई 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाया, आप उस पर इंटरेस्ट ले लो। ये डीड में हो सकता है, पार्टनरशिप डीड बनाओगे, बिल्कुल हो सकता है। या हो सकता है कि भाई हम एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 10% रख लेते हैं, यानी 8 लाख पे तुम ले लेना, 2 लाख पे मैं ले लूंगा। एक पॉइंट तो ये। दूसरा हो सकता है अमित ज्यादा टाइम दे रहा हो बिजनेस में, तो अमित बोला सर मुझे सैलरी चाहिए होगी। तो यानी जहां पर पार्टनरशिप जब दो पार्टनर आपस में मिलते हैं तो हो सकता है उनके बीच में परिस्थितियों को लेके कोई चेंजिंग हो और उस चेंजिंग के कारण ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि ये कंपल्सरी होता है, यानी एक्चुअल लाइफ में जब पार्टनरशिप हम आप जाएंगे किसी पार्टनरशिप करेंगे तो जरूरी नहीं है कि ये चीजें भाई हम तो लेंगे पार्टनर को, आप रटना मत इसको, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको आगे सलाह भी देनी पड़ सकती है किसी को कि भाई पार्टनरशिप फर्म में आगे कैसे क्या करना चाहिए। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये कंपलसरी नहीं है कि सैलरी बोनस कमीशन सब पार्टनर को ये सारू मिलेगी या 3 मिलेंगे या 2 मिलेंगे या 1 मिलेंगे, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जब आप व्यक्ति मिल रहे हैं तो उसमें हो सकता है आप ये कहें कि भाई हम कोई बोनस सैलरी कमीशन कुछ नहीं लेंगे, हम तो डायरेक्ट प्रॉफिट लेंगे, भाई जो आएगा 50-50 बांट लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, रटना नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, तो पहला पॉइंट ये कि रेम्यूनरेशन कोई कंपलसरी नहीं होता, पार्टनर्स पे डिपेंड करता है कि वो अगर सिचुएशन ऐसी है तो वो आपस में इसको डिवाइड कर सकते हैं, भाई तू इतनी सैलरी मैं इतनी सैलरी लूंगा, तुम कमीशन बोनस जो भी है 2 लो 3 लो 1 लो, कोई भी कहीं भी हो सकता है ये ले ही ना, जो प्रॉफिट आए आपस में बांट ले। पहला पॉइंट तो ये। ठीक है सर, यानी जो इनकी परिस्थितियां नेचर है वो अलग अलग कंडीशन क्रिएट कर सकती है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है सर, मैं फिर वही बता रहा हूं, प्रॉफिट 5 लाख है, क्यों ना हम इसको 2.5 बांट लें, क्यों हम ये शो कर रहे हैं। अब इसका दूसरा जो रीजन है, दूसरा जो लॉजिक है वो ध्यान से सुने। दूसरा लॉजिक ये है कि दूसरा लॉजिक आता है टैक्सेशन। ध्यान से सुनना, ये हालांकि आपके सिलेबस का नहीं है, आपको हो सकता है कोई टीचर ना बता पाए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लॉजिक क्या है, कि P&L प्रिपरेशन हम अलग बना क्यों रहे हैं, और दूसरा इसमें जो ये पार्टनर की सैलरी बोनस कमीशन क्या एक्चुअल लाइफ में ये कंपलसरी है। तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, कंपलसरी नहीं है, आप सीधे प्रॉफिट को डिवाइड कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है टैक्सेशन। टैक्सेशन क्या है कि आपको थोड़ा टैक्सेशन के बारे में पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कहती है, हमारी इनकम टैक्स एक्ट जो है क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये क्या कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति होगा तो उसकी इनकम 2,50,000 रुपए तक नील होती है, हम कोई टैक्स नहीं लेते हैं। हालांकि ये स्लैब रेट है, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, बस ये पता करना कि ये आखिरकार ऐसा आपकी बुक में दिया क्यों गया, और इन फ्यूचर में आप किसी को सलाह दोगे तो कैसे सलाह दोगे कि भाई कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितनी कमीशन होनी चाहिए, बांटे ना बांटे, सीधा 50-50% भी कर सकते हो, तो वो चीजें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बारी आती है इंडिविजुअल व्यक्ति, यानी इंडिविजुअल कौन था, अमित है। मान लीजिए मैंने कल भी बताया था, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अमित एक पार्ट टाइम टीचर है, क्या है, पार्ट टाइम टीचर है, और ये 3 लाख रुपए कमा रहा है। संदीप एक कॉन्ट्रैक्टर है और ये 7 लाख रुपए कमा रहा है। इसका मतलब है कि 3 लाख पे अमित टैक्स देगा और 7 लाख पे संदीप अलग से टैक्स देगा। और पार्टनरशिप फर्म की इनकम कितनी, मैंने कितनी लिखी पार्टनरशिप फर्म की इनकम, सर पार्टनरशिप फर्म की इनकम लिखी मैंने 5 लाख, पार्टनरशिप फर्म की 5 लाख रुपए इनकम है। ध्यान से देखना, तो सरकार के अनुसार अमित अगर टैक्स देगा 3 लाख पे तो 2.5 लाख तक नील है, कोई टैक्स नहीं है, तो बाकी बैलेंस 50,000 रुपए टैक्स देगा। संदीप भी 7 लाख में से 2.5 लाख लैक्स कर देगा, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उस पे टैक्स देगा 4.5 लाख पे। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में जो टैक्स रेट है वो डायरेक्ट कितना है, 30% है, यानी 5 लाख रुपए पे पहले 1.5 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बटेगा, प्रॉफिट कितना बचा आपका, 3.5 लाख। इस 3.5 लाख को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में बांट लोगे, यानी आप
आप लगा के चलिए 1,75,000, 1,75,000, लेकिन उस 1,75,000 पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि टैक्स ऑलरेडी दे चुके हो। तो ये तो होता है रूल्स। क्या 5 लाख पे पहले इनको क्या देना पड़ेगा? हम अगर बात करें सीधा 30% टैक्स पेड करना पड़ेगा। उसके बाद जो बच्चे बांट लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या दिक्कत है? फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट सकते हैं। ये मैं थोड़ा डीपली लेके जा रहा हूं प्रैक्टिकली। अब ऐसी कंडीशन में तो भाई 5 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में एक प्रोविजन है कि जो पार्टनर जो है उनका रेम्यूनरेशन बनता है, क्योंकि ये रेम्यूनरेशन अगर खुद नहीं लेते तो हो सकता है किसी और को देना पड़ता। तो वो क्या करते हैं, ये पार्टनर को छूट दी गई है कि पार्टनर जो है प्रॉफिट में से अपना रेम्यूनरेशन निकाल सकते हैं, उसके बाद जो बचेगा ना उस पे टैक्स देना पड़ेगा पहले। समझ में आया क्या? कि जो प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट में से पहले पार्टनर अपना रेम्यूनरेशन निकालेंगे, उसके बाद जो बचेगा उस पे टैक्स देंगे। प्रैक्टिकली करूं, 5 लाख है, 5 लाख में 3 लाख रेम्यूनरेशन के निकाल लिए और फिर क्या हुआ, 2 लाख पे पहले टैक्स देंगे, फिर आपस में बांट लेंगे। हालांकि आपके नहीं है, फिर भी बता रहा हूं 2 लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इस रेम्यूनरेशन की, अब फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया, तो सर फिर तो ये होगा कि पार्टनरशिप फर्म में जितना प्रॉफिट आए उसको रेम्यूनरेशन से बढ़ा लो, क्योंकि 2.5 लाख तक तो नील है। अगर बाई चांस इनकी कोई इनकम ना हो तो ये 5 लाख आए, 2.5 लाख बांट लेंगे, कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने, जब आप बीकॉम फाइनल में होंगे या सीए इंटर में होंगे, उसमें एक क्या लगा रखा है कि जो रेम्यूनरेशन है इसकी लिमिट बना रखी है। क्या बना रखी है? लिमिट बना रखी है, और वो सेक्शन है आपका 40 सब सेक्शन बी। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 40 सब सेक्शन बी कि ये जो रेम्यूनरेशन है ये एक लिमिट तक ही निकाल सकते हैं। यही रीजन होता है कि पार्टनर ना चाहते हुए भी, क्या पार्टनर ना चाहते हुए भी, क्योंकि पार्टनर को पता है कि इसमें सीधा 30% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर हम इंडिविजुअल में, अब ये जो इनकम जा रही है वो इंडिविजुअल में जाएगी तो उस पर हमें 2.5 लाख तक तो एग्जेम्प्ट हो ही जाएगा। तो इसीलिए वो ना चाहते हुए भी ये बोनस सैलरी कमीशन को डिवाइड कर लेते हैं। पॉइंट क्लियर? तो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, क्योंकि रीजन यही है, रटना मना है, समझना जरूरी है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत आए, क्योंकि अभी तक आपने एक रट्टाफिकेशन वाले सिस्टम को अपना रखा होगा, लेकिन थोड़ा सा देखो प्रैक्टिकल, मैंने आपको बताया हमारी जो टीम है वो इतनी एक्सपीरियंस है कि, और प्रैक्टिकल नॉलेज है उनको। अब अगर मेरी बात करो, मैं खुद एमएनसी कंपनी में 4 साल अकाउंट मैनेजर रह चुका हूं। मैं खुद यहां पर अपनी खुद की रिटर्न्स खुद फाइल करता हूं, मैं खुद कंसल्टेंसी का काम करता हूं। अभी तक मैं सीए इंटर और फाइनल के बच्चों को कोचिंग दे रहा था, लेकिन इस बार हमने सोचा कि +1 में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी बच्चों को, तो +2 में वो दिक्कतें न आए, इसीलिए आप इन चीज़ों को समझें। देखिए, आपके जो जब कोई बुक स्टार्ट होती है, उस बुक स्टार्टिंग में 10 या 15 पॉइंट होते हैं, 10 या 12 पॉइंट होते हैं जो समझने की जरूरत होती है। उसके बाद तो सारे अनसोल्ड क्वेश्चन है, सोल्ड क्वेश्चन है, करते रहना आप कितने, लेकिन वो सारे के सारे जो डिपेंड करेंगे इन कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो याद रखना, मैंने आज आपको कराया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और P&L अकाउंट, ये अलग अलग क्यों बनाए जाते हैं इसका मैंने आपको बता दिया, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जरूर आप इसको करें। अब आप इसको नोट करें, मैं अगला पॉइंट कराऊंगा आपको। ठीक है।